इस दुनिया की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल फोन अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आप घर के अंदर हो या बाहर, आप कोई भी काम कर रहे हो, हर वक्त हर जगह मोबाइल फोन मौजूद रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस चीज का फायदा होगा निश्चित तौर पर उस चीज का नुकसान भी होगा। आज की हमारी घटना कहानी में भी दरअसल कुछ यूं ही हुआ कि इसी मोबाइल फोन की वजह से दो दो हत्याएं हो गई। कई लोगों की जिंदगी बर्बादी की कगार पर जा पहुंची है। तो दोस्तों, स्वागत करूंगा आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, वो घटना और कहानी संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर है इंदौर, और उसी इंदौर शहर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है अशोकनगर। बात कर रहा हूं 9 दिसंबर 2023 की देर शाम लगभग 5 बजे की। एक छोटी सी बच्ची भागते दौड़ते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है। दरअसल दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। जैसे ही वो बच्ची अंदर जाकर देखती है तो अंदर का नजारा देखकर जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर नजदीकी लोग भी वहां आ गए। काफी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगना लगभग लगभग शुरू हो चुका था। और जिस किसी ने भी अंदर का नजारा देखा तो कहीं ना कहीं सोचने समझने पर मजबूर हो गया। दरअसल दोस्तों, उसी घर के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हर कोई व्यक्ति वहां पड़ी हुई डेड बॉडीज को देखकर तरह तरह की बातें कर रहा था। ज्यादातर लोगों का तो यही मानना था कि हो ना हो इस महिला और व्यक्ति का जरूर नाजायज रिश्ता रहा होगा, जिस वजह से उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिरकार नजदीकी लोगों ने तुरंत प्रभाव से थाने में इतला दे दी और थाने के तमाम कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे तो बड़े ही संजीदगी और तत्परता से पूरी घटना कहानी की जांच को शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, घंटों मशक्कत करने के बाद भी आखिरकार पुलिस कोई भी ऐसा सुराग नहीं जुटा पाई जिस सबूत और सुराग की बदौलत आखिरकार मुजरिम तक पहुंचा जा सके, यानी कि पूरी घटना कहानी का खुलासा हो सके। कुल मिलाकर के तदुपरांत तमाम टीमों को बुला लिया गया, यानी कि एसएफएल टीम और साथ ही साथ फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी वहां पर बुला लिया गया। बड़ी संजीदगी और तत्परता से पूरी घटना कहानी का खुलासा करने के लिए प्रयास और प्रयत्न तो लगातार किए जा रहे थे, लेकिन हर प्रयास लगातार विफल हो रहा था। क्योंकि दोस्तों, मामले ने इतनी ज्यादा तूल पकड़ी कि देखते ही देखते ना केवल इंदौर, ना केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश का शायद ही कोई ऐसा नुक्कड़ गली चौराहा बचा हो जहां पर इस पूरी घटना कहानी ने दस्तक ना दी हो। सबसे पहले तो पुलिस के तमाम जांच दल उन डेड बॉडीज को अपनी कस्टडी में लेकर आखिरकार पोस्टमार्टम हेतु नजदीकी हॉस्पिटल रवाना कर देते हैं। और कहीं न कहीं तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू हो जाता है। जांच दल का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिकारी की नजर एक सीसीटीवी फुटेज पर जा पड़ी, जिस सीसीटीवी में एक महिला बार बार उसी घर में जाते दिख रही है जिस घर में पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया गया था। जब नजदीकी लोगों से उस महिला के बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता लगा इस महिला का नाम है ममता, और जो कि पड़ोस के ही इलाके में रहती है। काम धंधे के तौर पर प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी है। और जैसे ही पुलिस की टीम उसके घर पर दस्तक देती है तो तुरंत प्रभाव से अपनी कस्टडी में लेकर पहले तो वो महिला और उसका पति मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, पुलिस तो भला पुलिस होती है। वो महिला और उसका पति नितिन ज्यादा देर पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं सका और वो महिला और उसका पति तोते की तरह कबूल करने लगा कि साहब जी, हमें माफ कर दो, हमने ही पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया है। वो महिला कबूल करती है कि मृतक लोगों का नाम है सरिता और रवि ठाकुर। दरअसल वो जो सरिता और रवि ठाकुर थे, देश दुनिया की नजरों में भले ही भाई बहन हो,
लेकिन हकीकत में वो एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध रखा करते थे, यानी कि एक दूसरे के साथ काफी लंबे अरसे से नाजायज संबंध बनाए हुए थे। और दोस्तों, जानकारी जुटाने पर यह भी पता चला कि रवि ठाकुर दरअसल जाना माना होटल कारोबारी है, जिसके न केवल इंदौर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह पर बड़े बड़े होटल काम करते हैं। और सरिता नाम की वो मृतक महिला उन्हीं होटल में उसी रवि ठाकुर के लिए तमाम लड़कियों को सप्लाई किया करती थी, यानी कि वो जिस्म फरोशी के धंधे में काफी लंबे अरसे से संलिप्त थी। और वो महिला बोलती है कि दरअसल वो भी उसी सरिता ठाकुर के माध्यम से रवि ठाकुर को मिली थी। आए दिन हर दिन रवि ठाकुर उसको यानी कि ब्लैकमेल करता था। और ब्लैकमेल क्यों करता था? क्योंकि उसने एक दिन बड़े ही शातिराना अंदाज में उसकी ब्लू फिल्म बना ली और हर बार आए दिन उसी ब्लू फिल्म की एवज में ये बोला करता था कि मेरे पास आ जाओ, और जब भी मन करता था वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक दिन जैसे ही ममता नाम की वो महिला नहाने गई हुई थी, तो उसके मोबाइल फोन पर रवि ठाकुर नाम का वो होटल कारोबारी आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज को साझा कर देता है। लेकिन पीछे ममता का पति तमाम उस व्हाट्सएप की कॉल डिटेल को खंगालने लगा, और जैसे ही उसके सामने वो वीडियोज और फोटोज आए तो उसके भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। यानी कि ममता और उसके पति नितिन का उसी वीडियोज और उस रवि ठाकुर की वजह से लड़ाई झगड़ा होने लगा, और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन उसी दिन से नितिन और उसकी पत्नी ममता ने ये मन बना लिया, ठान लिया कि हो ना हो एक दिन वो उस रवि ठाकुर को सबक सिखाकर रहेंगे, यानी कि उसको मौत के घाट उतार देंगे। और बड़े ही शातिराना अंदाज में एक दिन और तारीख तय किया गया, और वो दिन और तारीख थी 9 दिसंबर की ठीक शाम 5 बजे की। ठीक 5 बजे ममता और उसका पति नितिन सरिता के घर पहुंच जाते हैं, और बड़े ही बेदर्दी और निर्मम तरीके से बार बार उसके ऊपर तब तक वार किया जाता है जब तक कि सरिता ठाकुर अपने दम ना तोड़ दे। जब सरिता ठाकुर ने लगभग दम तोड़ दिए थे, तब बड़े ही शातिराना अंदाज में नितिन और उसकी पत्नी ममता उसी सरिता ठाकुर के फोन से रवि को मैसेज करते हैं कि जान तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। रवि ठाकुर तो हर दिन हर समय इसी फिराक में रहता था। वो तुरंत प्रभाव से अपनी गाड़ी को उठाकर सीधे पहुंच जाता है सरिता के घर। लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि वहां सरिता तो नहीं है, लेकिन ममता जरूर मौजूद है। ममता जैसे ही रवि को देखती है तो ममता खुशी का इजहार करते हुए बोलती है कि रवि, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। दोस्तों, रवि की जो खुशी थी चंद सेकंडों में ही दुख में तब तब्दील हो गई जब वहीं पर मौजूद नितिन नाम का वो व्यक्ति जोरदार तरीके से तेजदार हथियार का सहारा लेकर रवि ठाकुर पर हमला बोल देता है, और उसको तब तक मारता पीटता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और जब ममता और नितिन दोनों सरिता और रवि को मौत के घाट उतार दिए थे, बड़े ही शातिराना अंदाज में उन दोनों को अर्धनग्न अवस्था में करके वहां से रफू चक्कर हो गए, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घर कर गई थी कि हो ना हो जो कोई भी व्यक्ति इनकी डेड बॉडी को पहली दफा देखेगा तो उनको शायद यही लगेगा कि जरूर सरिता के पति ने दोनों को मौत के घाट उतारा होगा, क्योंकि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में जो पकड़े गए होंगे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। और एक छोटे सी गलती की वजह से ना केवल नितिन बल्कि उसकी पत्नी को भी पुलिस के शिकंजे में आना ही पड़ा। तमाम संगीन धाराओं को जोड़कर मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरी घटना कहानी में संलिप्त मुजरिम बची खुशी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेंगे। उन्हीं सलाखों की काल कोठड़ी में बैठकर निश्चित तौर पर नितिन और उसकी पत्नी ममता को अपनी जिंदगी का पछतावा करना होगा।
वहीं पर बैठकर अपने गुनाहों का पश्चाताप करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी के साथ। कोई आपकी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, और आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा, हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन लीजिएगा। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को चालू कर देना, ताकि जब भी कभी नई हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का, शुक्रिया, आभार।